बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारे पूरी दुनिया में 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी है। हाइपरटेंशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की रीडिंग्स आती हैं। जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसको हम सिस्टोलिक और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। जो सिस्टोलिक रीडिंग है जब आर्टरी में से ब्लड गुजरता है और जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन देता है तो वो सिस्टोलिक रीडिंग बन जाती है। और जब हार्ट दोबारा से रिफिल हो रहा होता है या फिर रिलैक्स हो रहा होता है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। जब हम बीपी चेक कहीं बाहर आप अगर बीपी चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पर या आपके घर में बीपी अपरेटस मौजूद है तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की शायद कि हमेशा बीपी जो आप चेक अपरेटस के साथ जो ये इसका स्टेथोस्कोप का ये होता है ये हम यहाँ पर लगाते हैं अपने इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है। जब ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर हाई होता है तो वो तमाम आर्टरीज के अंदर हाई जाता है, तो इसलिए हम इसको ब्रेकियल आर्टरी से चेक करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसकी हाइपरटेंशन की स्टेजेस और नॉर्मल हाइपरटेंशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या रीडिंग्स होती हैं। हमारे पास नॉर्मली जो सिस्टोलिक रीडिंग होती है वो 120 mm मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 80 mm मरकरी होता है। अगर तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 130 mm मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास 90 mm मरकरी आ जाता है तो इसको हम एलिवेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर हमारे पास 140 mm मरकरी सिस्टोलिक प्रेशर है और 90 mm मरकरी हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है तो इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर 140 mm मरकरी से ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर है और 100 mm मरकरी से ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर है तो इसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाई बीपी क्या होता है। हाई बीपी एक सीरियस कंडीशन है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना उसके अंदर वेयर एंड टेयर की कंडीशन को कॉज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर एक लाइंस बनना शुरू हो जाती है। इसकी हाई बीपी की वजह से क्या क्या कॉज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एन्यूरिज्म, स्ट्रोक, ये चीज़ें इसके अंदर कॉज हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि आर्टरी के अंदर ओवर टाइम प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं और इसके कोई क्लियर कॉजेज नहीं हमारे पास है। कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है, ओल्ड एज, ओबेसिटी, अगर आप डाइट में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये किसी भी अंडरलाइन कॉज की वजह से एसोसिएट हो रहा होता है, उसके साथ एसोसिएशन है इसकी। ये 10% लोगों के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन पाई जाती है। जैसा कि हमारे पास लो रीनल ब्लड फ्लो अगर हो जाता है और हाई बीपी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस, एयोर्टिक डायसेक्शन। अब हमारे पास जो किडनी है ना, रीनल किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। जो हमारे पास किडनी है ये हमारी बॉडी का एंड ऑर्गन है और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ब्लड फ्लो के अंदर। जब यहाँ पर किडनी के अंदर ब्लड फ्लो नॉर्मल से कम होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि वो किडनी को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, तो किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम रेनाइन हार्मोन बोलते हैं। रेनाइन हार्मोन जो है वो क्या करता है कि वो वाटर की ज़्यादा रिटेंशन को, वाटर इनटेक ज़्यादा मांगता है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा वाटर इनटेक होता है तो आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होती है। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जो कि यंग वुमेन्स के अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज और मीडियम साइज की जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल थिक हो जाती है। ये भी एक सेकेंडरी कॉज है हाइपरटेंशन का। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रीनल ब्लड फ्लो के अंदर हो रहा था कि रेनाइन हार्मोन सिक्रीट होता है और फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है।
इसके बाद हमारे पास अगर तो हम देखें ट्यूमर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो रही होती है। ट्यूमर के पेशेंट के अंदर क्या हो रहा था कि उनके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा था जिसको हम एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन भी बिल्कुल रेनाइन हार्मोन की तरह काम करता है और फ्लूइड रिटेंशन को ज्यादा करता है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है कि अचानक से बीपी का बहुत ज्यादा हाई हो जाना। अचानक से अगर बीपी हाई हो जाता है यानी कि सिस्टोलिक आपके पास प्रेशर आता है 180 mm मर्करी से ज्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर आपके पास आता है 120 mm मर्करी से ज्यादा, तो इसको आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस कंसीडर करते हैं। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो इसका मकसद है कि वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में हाइपरटेंशन जो एंड ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं कर रही। एंड ऑर्गन आपके कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, लंग, किडनी, हार्ट। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक ट्रिगर है कि वो आपके जो एंड ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर रही है, उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं तो प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसका मैंने आपको बताया कि उसको कोई ऐसा कॉज नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अगर सिम्टम्स देखे जाएं तो वो अगर कोई एसोसिएट कर रही है कोई डिजीज तो उसकी अंडरलाइन कॉज के साथ एसोसिएट करेगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को कंफ्यूजन होगी, ड्रॉजीनेस होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, चेस्ट पेन होगी। ये एक ट्रिगर साइंस हैं कि वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट है। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम पेशेंट को क्या देते हैं कि उसके लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं, उसकी डाइट चेंज करते हैं, उसको एक्सरसाइज का बोलते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या किसी डिप्रेशन में है तो हम उसको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम हाइपरटेंशन को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।